Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to start chapter 4, Growing Up as Boys and Girls from class 7th Civics Ncert syllabus semester 1. Hello students, let's start our chapter 4 from class 7th Civics. Growing Up as Boys and Girls. Being a boy or girl is an important part of one's identity. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. But do all the societies look at boys and girls in the same way? We will try and answer these questions in this chapter. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. We will learn that most societies value men and women differently. The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. So this chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. तो लड़का या लड़की होना किसी की पहचान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. जिस समाज में हम बड़े होते हैं वो हमें ये सिखाता है कि लड़कियों और लड़कों के लिए किस तरह का व्यवहार हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं. लड़के और लड़कियां क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं. तो हम अक्सर ये सोचकर बड़े होते हैं कि ये जो चीज़ें हैं हर जगह बिल्कुल एक जैसी हैं. लेकिन क्या सभी समाज एक ही तरह से लड़कों और लड़कियों को देखते हैं? तो हम इस चैप्टर में इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे. हम ये भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को सौंपी गई अलग अलग भूमिकाएं उन्हें पुरुषों और महिलाओं के रूप में उनकी भविष्य की भूमिकाओं के लिए कैसे तैयार करती है. हम ये भी सीखेंगे कि ज़्यादातर समाज जो है वो पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग इम्पोर्टेंस दे रहा है. महिलाएं जो भूमिका निभाती हैं और जो वे काम करती हैं वे आमतौर पर पुरुषों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं और उनके द्वारा किए जाने वाले कामों से कम माना जाता है. तो ये चैप्टर इस बात की भी जांच करेगा कि कार्य क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के बीच क्या इनइक्वालिटीज़ होती हैं, यानी क्या असमानताएं उभरती हैं. नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पेज. ग्रोइंग अप इन Samoa in the 1920s. The Samoa island are part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. In the 1920s, according to research reports on Samoa society, children did not go to school. They learned many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. Fishing was very important activity on the island. Young people therefore learned to undertake long fishing expeditions, but they learned these things at different points in their childhood. तो सामून द्वीप जो कि सामून एक आइलैंड है, वो जो पैसिफिक जो महासागर है उसके साउथ यानी कि दक्षिण हिस्से में एक छोटे से द्वीपों में एक बड़े समूह का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है. तो 1920 के दशक में सामून समाज पर जब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोध वगैरह की तो एक शोध रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं गए थे. तो उन्होंने कई चीज़ें सीखी थी, जैसे कि बच्चों की देखभाल कैसे करें या फिर बड़े बच्चों से और बड़ों से घर का काम कैसे करवाएं. जो वो आइलैंड था तो उस आइलैंड पे मछली पकड़ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी. इसीलिए वहाँ के जो युवा लोगों ने लंबी मछली पकड़ने का एक कैंपेन शुरू किया, उससे वो कैंपेन शुरू किया और सीखा. लेकिन उन्होंने बचपन में अलग अलग पॉइंट्स पे ये जो बात थी इसको सीखी थी. As soon as babies could walk, their mothers or other adults no longer looked after them. Older children, often as young as 5 years old, took over this responsibility. Both boys and girls looked after their young siblings. But by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts.
तो जैसे ही बच्चे चलना सीख जाते थे, उनकी माँ या दूसरे जो बड़े लोग होते थे उनकी जो देखभाल करते थे वो देखभाल करना छोड़ देते थे। 5 साल की उम्र में बड़े बच्चे अक्सर ये जिम्मेदारी संभालते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब तक एक जो लड़का है वो लगभग 9 साल का नहीं हो जाता था, तब तक वो जो था वो मछली पकड़ने और नारियल लगाने जैसे बाहरी जो काम थे वो सीखने में बड़े लड़कों की शामिल होते थे। मतलब उनकी वो हेल्प आउट करते थे, उनको वो देखते थे। Girls had to continue looking after small children or do errands for adults till they were teenagers. But once they became teenagers, they had much more freedom. After the age of 14 or so, girls also went on fishing trips, worked in the plantation, learned how to weave baskets. Cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girls helped with preparations. तो लड़कियों को छोटे बच्चों की देखभाल करनी होती थी, उनको ये काम कंटिन्यू करना होता था, या जब तक कि वो बड़ी नहीं हो जाती थी, यानी किशोर नहीं हो जाती थी, तब तक वयस्कों के लिए काम करना पड़ता था, उनको बड़े लोगों के लिए काम करना पड़ता था। एक बार जब वे किशोर बन जाते थे, यानी कि जब वो 14 साल के हो जाते थे, तो उनको पूरी छूट छाट मिल जाती थी, उनको काम करने की छूट छाट मिल जाती थी। लड़कियों ने मछली पकड़ने के लिए इधर से उधर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ट्रैवल किया, पेड़ों को लगाने का उनको काम दिया गया, बास्केट बनानी उन्होंने सीखी, खाना पकाना सीखा, वो भी ऐसे घरों में जहाँ खाना पकाना सिखाया जाता था, जबकि लड़के जो थे वो दूसरे काम करते थे और लड़कियाँ उनको इन कामों में मदद करती थी। Growing up male in Madhya Pradesh in the 1960s. The following is adapted from an account of experience of being in a small town in Madhya Pradesh in the 1960. तो ये 1960 की बात है। तो यहाँ पे 1960 के दशक में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में होने वाले अनुभवों को एक अकाउंट में यहाँ पर लिखा गया है, जो आपके साथ साझा किया जा रहा है। From class 6th onwards, boys and girls went to separate schools. The girls' school was designed very differently from the boys' school. They had a central courtyard where they play in the total seclusion and safety from the outside world. The boys' school had no such courtyard, and our playground was just a big space attached to the school. Every evening, once school was over, the boys watched as hundreds of schoolgirls crowded the narrow street. As these girls walked on the streets, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around idling, to play, to try our tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked. तो क्लास 6 के बाद से जो लड़के और लड़कियां थी वो अलग अलग स्कूलों में चले गए। मतलब लड़कों की अलग स्कूल होती थी, लड़कियों की अलग स्कूल होती थी। तो लड़कियों के स्कूल को लड़कों के स्कूल से बहुत अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया था। उनका एक सेंट्रल, आप कह सकते हो, कोर्टयार्ड था, यानी कि आंगन था, जहाँ पे पूरे कंसंट्रेशन से खेलते थे। और ये खेल का मैदान जो था वो स्कूल से जुड़ा हुआ नहीं था। हर शाम क्या होता था, लड़कों की स्कूल में ऐसा कोई, मतलब लड़कों की स्कूल में ऐसा कोई भी आंगन नहीं था और ना तो इतना बड़ा प्लेग्राउंड था। हर शाम जैसे ही स्कूल ख़त्म होती थी, लड़के बहुत सारी लड़कियों को उस पतली सी गली में देखते थे। जब ये लड़कियां इन जो नैरो जो गलियां हैं यहाँ से चलती थी, तो वे बहुत ही पर्पसफुल दिखती थी, यानी कि उनको कुछ ना कुछ करना है। ये उन लड़कों से टोटली अपोजिट थी, जो गलियों का इस्तेमाल साइकिल चलाने के लिए करते थे। मतलब यहाँ पे ये अगर लड़कों को ये गलियाँ मिल जाए तो वो मस्ती करेंगे, वो मस्ती करते हुए साइकिल चलाते थे, कुछ ना कुछ वहाँ पे करते थे, जबकि लड़कियाँ ऐसा नहीं करती थी। ठीक है, लड़कियों के लिए ये जो गली थी वो सीधे घर जाने का एक रास्ता था, एक जगह थी। लड़कियां हमेशा ग्रुप्स में जाती थी, शायद इसलिए कि उन्हें छेड़े जाने या फिर हमला करने की आशंका होती थी। उनको डर लगता था कि कहीं ना कहीं वो किसी के थ्रू छेड़ी ना जाएं। After reading the 2 examples above, we realize that there are many different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experience. If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods
वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आस। तो ऊपर दिए हुए एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि बड़े होने के कई अलग अलग तरीके हैं। अक्सर हम ये भी सोचते हैं कि केवल एक ही तरीका है जिसमें हम बड़े होते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम अपने खुद के जो एक्सपीरियंस है उससे सबसे अधिक हम उससे ज़्यादा जानते हैं। अगर हम अपने परिवार में जो एल्डर्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं तो हम देखेंगे कि उनका जो बचपन है शायद हमारे बचपन से काफ़ी ज़्यादा उनका बचपन अलग होगा। We also realize that societies make clear distinctions between boys and girls. तो हम ये भी देखेंगे कि जो एल्डर्स हैं, मतलब जो हमारी जो सोसाइटीज़ है उसमें जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उन लोगों के बहुत ही अलग अलग बताया गया है। This begins from a very young age. We are, for example, given different toys to play with. Boys are usually given cars to play with and girls dolls. Both toys can be a lot of fun to play with. Why are girls then given dolls and boys cars? Toys become a way of telling children that they will have different futures when they become men and women. If we think about it, this difference is created in the smallest and most everyday things. How girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly or boys need to be tough. All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be men and women. Later in life, this affects the subjects we can study or the careers we can choose. तो जो खिलौने हैं वो यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे थे कि जो लड़के हैं वो लड़कियाँ हैं, उन लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। हम ये भी महसूस करते हैं कि समाज लड़कों और लड़कियों के बीच एकदम स्पेसिफिक अंतर बताता है, हमें काफ़ी डिफरेंस बता देता है। ये बहुत कम उम्र से शुरू होता है। हम एग्ज़ाम्पल के लिए अलग अलग खिलौना के साथ, जब एक बच्चा होता है घर में, अगर एक लड़का है एक लड़की है, तो बचपन में एक लड़के को उनके जो खिलौने होते हैं वो अलग होते हैं। लड़कों को आमतौर पे खेलने के लिए एक कार दे दी जाती है, जबकि जो लड़कियां होती हैं वो आपने मोस्टली देखा होगा कि एक गुड़िया से ही वो खेलती हैं, उनको गुड़िया दे दी जाती है। तो जो खिलौने हैं वो बच्चों को ये बताने का एक तरीका बन जाता है कि पुरुषों और महिलाओं के बनने पर उनके पास अलग अलग मतलब पर्पस होगा। जैसे क्योंकि एक जो लड़का है वो बड़े होकर एक पुरुष बनेगा और एक लड़की जो है वो बड़ी होकर एक महिला बनेगी। तो जैसे ही वो बड़े होते हैं उन लोगों का पर्पस अलग हो जाता है, उनका काम अलग हो जाता है। तो उनके खिलौने उनको ये बताते हैं कि जब बड़े होने के बाद उनका काम जो है वो अलग है। तो अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम इस डिफरेंस को देखते हैं कि रोज़मर्रा की चीज़ों से हम बच्चों को क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। इवन लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों को कौन से खेल खेलने चाहिए, लड़कियों को धीरे धीरे बात करनी चाहिए या उनको धीरे से बात करने की ज़रूरत है, लड़कों को काफ़ी ज़्यादा टफ होने की ज़रूरत है। तो ये सब बच्चों को ये बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होते हैं तो वे पुरुषों और महिलाओं के लिए विशिष्ट एकदम मतलब स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहे हैं। बाद में जीवन में उन्हें इन जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी उनके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, काफ़ी प्रभावित करता है ये, जिनके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। और यही चीज़ आगे चल के उनका जो करियर है वो डिसाइड करने में हेल्पफुल होता है। In most societies, including our own, the roles men and women play or the work they do are not valued equally. Men and women do not have the same status. Let us look at how this difference exists in the work done by men and women. तो ज़्यादातर समाजों में जिनमें हमारे अपने हैं, जो पुरुष और महिलाएं जो भूमिकाएं निभाते हैं या जो काम करते हैं, वे समान रूप से वैल्यू नहीं करते हैं। पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा नहीं दिया गया है। आइए हम देखें कि पुरुषों और महिलाओं द्वारा दिए गए कार्यों में यह अंतर कैसे मौजूद है। सो टिल हियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू कि ये किस तरह से जो डिफरेंस है, जो औरतों और आदमी के कामों में जो डिफरेंस दिखाया गया है, तो विद एन एग्जांपल विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो टिल हियर, बाय बाय।